हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। टुडे is the part third of my Gauss law lecture series. In this part, we will talk about the application of Gauss theorem. This is the most important part. और इस पार्ट में today you will learn how we can derive out the expression for electric field intensity in case of different charge distribution symmetries. तो आज के जो टॉपिक रहेगा उसमें कुछ हमने वेल डिफाइंड सिमेट्रीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं और कौन कौन सी जो सिमेट्रीज रहेंगी आज के टॉपिक में। तो पहले जो फर्स्ट जो केस है आपका व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन, और सेकंड व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्लेन शीट, एंड थर्ड केस इज अ न्यू केस व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू पैरेलल शीट्स, एंड the fourth case when charge is distributed over a spherical cell, और जो लास्ट केस है that is the when charge is distributed over a non-conducting solid sphere. तो these are the main applications जो आज के कंटेंट में रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे when charge is distributed over infinite wire। आपके पास एक वायर है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहेगा चार्ज का पूरे के टॉपिक में दैट इज द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। वी नोट दैट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो हमेशा क्या रहेगा, इस केस में करंट टॉपिक में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। अब जिस बार आप देख रहे हैं कि जो वायर में तो इलेक्ट्रिक वेक्टर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ लगते हैं, इन आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब हमने किसी पॉइंट पे मान लीजिए here is the point P जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। P is the point जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। Then here we note that here we have to apply the Gauss law। हमें Gauss law के एप्लीकेशंस को अप्लाई करना है। Then what we have to do, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट P से एक गॉसियन सरफेस पास कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो क्या करेगा, इस चार्ज को इनक्लोज करेगा, और जो गॉसियन सरफेस है दैट इज अ सिलेंड्रिकल, उसका जो सिमेट्री होगी कैसी होगी, सिमेट्रिकल, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, राइट। तो इस पॉइंट P से हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस रीड्रॉ करना है, तो हमने वो रीड्रॉ किया। और एट आपको मालूम है कि आपके पास जो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है दैट हैव थ्री, इसके इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट वन कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है, तो इसका पार्ट दैट जिसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, दिस इज द पार्ट वन, और हियर दिस इज द पार्ट सेकंड, राइट। दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द पार्ट सेकंड, और ये जो दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द पार्ट थर्ड। जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं वो किस तरह से हैं, ये आपके पास इसके बीच एक चार्ज रॉड है, और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है इस तरह से है। तो इट मींस आपके पास जब हम गॉस लॉ को जो अप्लाई करते हैं तो हम क्या, एक एरिया वेक्टर हम क्या करते हैं उस पे, इस कर्व सरफेस पे जो पार्ट नंबर 1 है वहां पे हम एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर कर लेते हैं, और सरफेस एरिया पे हम एरिया वेक्टर रीड्रॉ करते हैं। और यू नो दैट जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। मान लीजिए मेरे पास सरफेस एरिया इज हियर और यहाँ का जो नॉर्मल, राइट, और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी उसी सेम डायरेक्शन में है। तो इट मींस इन दिस कर्व सरफेस एरिया पे जो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर दैट इज अ ds एंड द वेक्टर E इज 0 डिग्री, राइट। अब मान लीजिए सेकंड पार्ट की जब बात करते हैं तो सेकंड पार्ट पे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, बट इसका जो परपेंडिकुलर नॉर्मल है एरिया वेक्टर का वो कहाँ होगा, इस सरफेस का, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का जो एंगल है इस केस में वो 90 डिग्री। तो सिमिलरली इस पार्ट में भी, पार्ट नंबर थर्ड में, क्लियर। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। जब इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया तो हम इसको ब्रेकअप में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए, क्योंकि यू नो दैट जो गॉस लॉ है दैट इज कंसिडर फॉर ए क्लोज लूप, जो गॉस लॉ है दैट्स कंसिडर फॉर क्लोज लूप, पूरे होल सिलेंडर के लिए कंसिडर है। तो इसके बाद आपके पास एक ज्योमेट्री ड्रॉ हो गई, एक सिलेंड्रिकल सरफेस पॉइंट P पे हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और इस सिलेंडर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, 2 एंड 3 जो अभी डिस्कस किए। जो इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में लग रहे हैं वो भी आपको आप देख रहे हैं फिगर्स में, राइट। अब इसके बाद जो है तो हमने क्या किया, एक वायर ली, उसके बाद उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज यूज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दैट वायर, राइट, हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, क्लियर। जो लैम्डा मान लीजिए इसके ऊपर यूनिफॉर्म डेंसिटी है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, ओके। तो पॉइंट P पे वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस दैट हैज सिलेंड्रिकल नेचर, ओके, एंड देन वी हैव टू अप्लाई द गॉस लॉ। उसके बाद हम गॉस लॉ को अप्लाई करना है, तो गॉस लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है हम उसको लेके इस आर्टिकल को अटेम्प्ट करेंगे। तो हमने वही किया इन द नेक्स्ट केस में। तो हमने क्या किया, क्यू विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वायर इनफाइनाइट, दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट वायर, राइट। Let P the point at a distance r where we have to find out the electric field E. P हमने एक पॉइंट लिया जो भी मैंने कहा, और उस पॉइंट P से हमने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस रीड्रॉ कर लिया, राइट। तो उस सिलिंड्रिकल सरफेस को वी हैव डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, पार्ट 1, 2 एंड 3 जो अभी आपके साथ डिस्कस किए। देन नाउ वी हैव टू अप्लाई द गॉस लॉ, हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। तो वी नो दैट जो गॉस लॉ होता है दैट इज दिस वन, जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने मेंशन किया है। ये क्या है, कौन सी, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, राइट। अब इसके बाद हमने, क्योंकि दिस इज फॉर क्लोज सरफेस, तो इस गॉस लॉ को हम 3 पे, जो यहाँ जो केस है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, मीन 3 सरफेसेस के लिए। तो 1, 2 एंड 3 के लिए जब इसको ओपन करेंगे तो जो सरफेस 1 है दैट इज एंड सेकेंड सरफेस के लिए एंड थर्ड, क्लियर। अब इसके बाद जो फर्स्ट का पार्ट है वो जो दैट इज अ कर्व एरिया आपका, दिस इज ये आपका कर्व एरिया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है। सेकंड में इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये केस हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट केस में cos 0 या cos 90 और थर्ड केस में cos 90, और यू नो दैट cos 90 इज 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। जब ये अप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन रिड्यूस टू दिस वन। अब इन सब का टोटल ऑफ ऑल 3 सरफेसेस, तो हम अब जो 1, 2 और 3 जो सबस्क्रिप्शन अब इसको हटा देंगे क्योंकि अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम तीनों को अब सम अप करेंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन में आती है। अब इसको इसके बाद कल भी आपको प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जो गॉसियन सरफेस पे एट एवरी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहती है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। एट द सरफेस ऑफ द गॉसियन, जो गॉसियन का जो सरफेस है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज सेम। जो हियर इज कांस्टेंट, तो उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर अप्लाई कर दिया, तो इंटीग्रेशन में रहा आपका इंटीग्रल ऑफ ds। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आपके पास, जो नेक्स्ट इक्वेशन क्या रहेगी, क्योंकि इसके बाद हमने किस चीज को सॉल्व करना है, किस सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना है, इंटीग्रल ऑफ ds। तो आपको मालूम है ds क्या है, टोटल सरफेस एरिया। ds means surface area, we are talking about the area, ओके। तो जो यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है आपके पास, इसका टोटल सरफेस एरिया आपका क्या रहेगा, ओके। तो आपके पास यू नो दैट इफ L इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, ओके, एंड R इज द रेडियस, मान लीजिए इसका रेडियस R है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या मीन सॉरी सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस पार्ट, तो इसका जो है दैट इज 2 पाई r, दैट्स 2 पाई r। क्योंकि जब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब मान लीजिए काटते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाता है, पूरा एक रेक्टेंगल बन जाता है, पूरा क्या बन जाता है, कंप्लीट रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू टोटल लेंथ, दैट इज 2 पाई r इनटू लेंथ। तो यही हम करने वाले हैं। इसके बाद जो आपके पास जो एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज
2 पाई आर एल सर्कमफ्रेंस इनटू लेंथ, क्योंकि आपको मालूम है जब इसको सिलेंडर का दैट इज अ प्लेन, आपके पास एक सिलेंड्रिकल सॉरी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, जब उसको हम क्या करेंगे उसको सिलेंडर में चेंज करते हैं ना, आपको मालूम है कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ मीन्स टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर जो का उसका सर्कल है इंटू हाइट ऑफ द दैट इज मेरे केस में एल है। तो इसके बाद हमने इसको यहाँ पे और उसके बाद हमने यहाँ से 1 इम्प्लाइज जो वैल्यू है कहाँ पे, अब फाइनली हमने कहाँ पे पहुँचना है इक्वेशन नंबर 1 पे, क्योंकि सबसे पहले हमने इसको ही लेके इसको एक्सप्लोर किया। जितने भी हमारे पास केसेस रहेंगे सब के लिए मैंने एक ही पैटर्न रखा हुआ है। सिमिलर पैटर्न्स में जितने भी आज के केसेस जो सॉल्व होंगे सारे के सारे सिमिलर पैटर्न में रहेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू पुट इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, तो यहाँ से ई हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ई को एक तरफ रखा, बाकी जितने भी हैं सारे वो दूसरी तरफ चले गए, राइट। और उसके बाद यहाँ के इसके बाद जब भी जितने भी आप आर्टिकल प्रोसीडिंग आर्टिकल होंगे, इसके बाद ध्यान रखिएगा जो आपके पास जो चार्ज है, जो चार्ज को आपने किसके रिलेशन में उस चार्ज का रिलेशन किसके साथ स्टेब्लिश करना है, विद द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज डेंसिटी के साथ। वी नो दैट जो चार्ज है वो उसका रिलेशन किसके साथ स्टेब्लिश करना है, विद द डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के साथ। और यू नो दैट क्योंकि चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर द लाइन, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन मीन्स एक मेटालिक एक रॉड के ऊपर एक वायर के ऊपर है, तो क्या होगा जो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होगी दैट इज द लैम्डा इन माय केस, वो क्या रहेगी, डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज दैट इज क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस लेंथ, राइट। तो ये आपके पास यहाँ से और यहाँ से चार्ज आपके पास दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, कहाँ पे, इस क्यू के केस में यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देंगे और मेरे पास जो फाइनल रिलेशन आता है दिस वन। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद टारगेट रहता है कि आपको ये क्वेश्चन क्या करनी है, इसको रीअरेंज भी करना है और इसको सिंप्लीफाई भी करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एल से एल कैंसिल आउट हो जाता है, जो चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं उनको कैंसिल आउट कर लीजिए। उसके बाद रीअरेंज करना है, रीअरेंज व्हाट डिमांड्स 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको इकट्ठा करके लैम्डा ओवर आर हमने अप्लाई करना है और वही हम करने वाले हैं और वही हमने किया, क्लियर। तो उसके बाद हमने क्या किया, पहले तो कैंसिल किया और उसके बाद हमने इसको अप्लाई कर दिया यहाँ पे रीअरेंज करके। अब दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, जो हमने किसके एप्लीकेशन से निकाली अभी, यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब आप देख रहे हैं इस इक्वेशन को मैंने कुछ इस ढंग से एक्सप्रेस कर दिया। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया। इस इक्वेशन को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इनफाइनाइट वायर, तो आपका इक्वेशन आपका जो रहेगा आर्टिकल यहाँ तक रहेगा। तो आप लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। परंतु मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्टेप इसको आगे कर लिया है। तो इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, इसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास दिस वन और 2 लैम्डा ओवर आर। क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी कब रहेगी, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे या जब आप कम्पिटेटिव जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पे, क्योंकि यू नो दैट जो आपके पास जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आपको मालूम है वो कितनी है, जो कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपके पास लैम्डा डेंसिटी दी है और इतने डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से तो आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टिपिकल हो जाएगा क्योंकि आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी और ये वैल्यूज आपको ऐसे ही रिमेंबर है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आपने जो जितने भी अभी स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू आपको मालूम है कि कितनी होती है, तो डायरेक्टली इस वैल्यू को पुट करके आप उस क्वेश्चन को इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये मैंने इस यहाँ पे इसको इस फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने का यही एक मोटिव था, राइट। तो इस इक्वेशन में आप देखिएगा जो जब चार्ज जो है ओवर द लाइन है, ओवर द वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का कैसा वेरिएशन है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है,
तो यहाँ से रिलेशन क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स रिलेशन। इट मीन्स विद द वेरी डिस्टेंस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, और जो प्लॉट रहेगा आपके पास, जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच, ये आपके पास इस तरह से रहेगी। ओके, तो वी रिमेंबर आपके पास, क्योंकि और भी केसेस आने वाले हैं, इसके बाद आपके पास प्लेन शीट का केस आने वाला है, उसके बाद आपके पास सॉलिड स्फीयर का केस आने, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का केस आने वाला है, उसके बाद आपका स्फेल का केस आने वाला है। तो डिफरेंट केसेस के लिए जो वेरिएशन रहेगी विद आर, वो कहाँ कहाँ कैसे रहेगी, ये आपको एक नोटबुक पे याद कर लेनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए कि या इनको एक टैक्टिक्स या एक प्रैक्टिस में इनको लाना चाहिए कि किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है विद आर। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे तो उस केस में दे विल बी मोर यूजफुल टू यू। ओके, जो ये आपका फर्स्ट केस था। जो सेकंड केस है आपका, वो केस है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मान लीजिए अब आपके पास क्या दिया है, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज दी है, एक शीट, कैसे शीट दी है, प्लेन शीट है, राइट। आपके पास एक प्लेन शीट है और प्लेन शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस केस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है यूजिंग गॉस लॉ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक प्लेन शीट है, दैट इज इनफाइनाइट प्लेन शीट, दैट इज इनफाइनाइट। और जो फाइनाइट का केस होता है उसमें जो रिजल्ट्स कुछ और होते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे जो केस है दैट इज अ इनफाइनाइट प्लेन शीट, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, राइट। सपोज सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी इज हियर, इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है उसको किस सिंबॉलिक से लिया, सिग्मा से। लाइन के ऊपर जो सिंबॉलिक होता है क्या होता है, लैम्डा। इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए, जब चार्ज जो है ओवर द लाइन है तो उस वक्त जो चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाई लैम्डा, और जब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए प्लेन शीट तो उस वक्त जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिंबॉलिक बाई सिग्मा, क्लियर। अब इस इलेक्ट्रिक प्लेट आपके पास जो प्लेन शीट है, इसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, पॉजिटिव शीट है, तो इसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर दे आर अप्लाइंग आपके पास है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव, तो इस इलेक्ट्रिक वेक्टर यहाँ भी लग रहे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, एट सर्टन डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट पी कंसिडर किया, वहां उस पॉइंट पी पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन जो अप्लाई करनी है गॉस लॉ की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पी को इनक्लोज करना पड़ेगा बाय गॉसियन, बाय कंस्ट्रक्टिंग ए गॉसियन सरफेस। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस होगा दैट विल बी सिलेंड्रिकल, उसकी सिमेट्री कैसी रहेगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री रहेगी, राइट। तो वही हमने किया, हमने क्या किया, आपके पास एक गॉसियन एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और पॉइंट पी पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, और हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया जो इस पी चार्ज को इस पॉइंट पी को इनक्लोज करता है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस सिलेंडर को 3 पार्ट्स में, जैसे प्रीवियस आर्टिकल में किया, 3 पार्ट्स में हमको इसको डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, 2 एंड 3। जो पार्ट 1 है मेरे पास सिलेंडर 1 का दिस वन, पार्ट 2 और पार्ट 3 दिस कर्व सरफेस, राइट। दिस कर्व सरफेस आपका प्लेन सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ओके, अब इसके बाद आपके पास जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, मान लीजिए पार्ट 1 की बात करें, जो पार्ट 1 में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ है आपका, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरे एंड पे भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि मेन डायरेक्शन एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। और उसके बाद हमें क्या है, एरिया वेक्टर निकालना है। तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन। इट मीन्स इस केस और इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल क्या होगा, वो 0 डिग्री का रहेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में है, और इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जो थर्ड पार्ट है वहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री है पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए,
0 डिग्री। तो इसी तरह से अब हम इसको गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को अप्लाई कर लेंगे। तो हमने क्या किया, वी हैव टू कंसिडर ए प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट, और उसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दैट इज अ सिग्मा। और हमने क्या किया, एट सर्टेन डिस्टेंस पे हमने पॉइंट पी लिया और वहां पे हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन वी हैव टू enclose that point using by a drawing या by constructing Gaussian surface, और that is a cylindrical surface। और ये जो मैंने cylindrical space है divide in 3 parts, part 1, 2 and 3। अब चलिए हम इनको 1 by 1 डिस्कस करते हैं कि पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए और पार्ट 3 के लिए। यू नो दैट दिस इज अ गॉस लॉ। जो मैंने अभी डिस्कस किया वही है यहाँ पे नोटेड है। एक क्यू विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर थिन प्लेन शीट, P is the point where we have to find out the electric field। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, दैट इज सिलिंड्रिकल नेचर। और इस सिलेंडर की जो आपके पास जो सिमेट्री है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब इसके बाद गॉस लॉ को जो अप्लाई किया है, तो गॉस लॉ मीन्स फॉर ए क्लोज, पूरे क्लोज सर्किट्स के लिए, क्लोज लूप के लिए है। अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, मैं इसको जो आपके पास जो इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक्सप्लोर करूंगा और फिर फाइनली इसी केस में वहां इसी केस में पुट कर दूंगा, राइट। तो यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरफ और बाकी चीजें दूसरी तरफ निकाल के कर लूंगा। ये भी ध्यान रखूंगा कि जो मैंने कहा जो चार्ज है उसका रिलेशन किसके साथ स्टेब्लिश करना है, उसका रिलेशन विद डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के साथ उसका रिलेशन स्टेब्लिश करना है। तो जो मैं कह रहा हूँ इन पॉइंट्स को आप कीप अप, इनको नोट कर लीजिए, राइट। तो इसके बाद हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने तीनों रीजन के लिए इस इक्वेशंस को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया रीजन 1, 2 एंड 3 के लिए, राइट। अब रीजन 1, 2, 3 हमने मालूम है कि एंगल क्या है, E और ds एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो फर्स्ट रीजन और जो आपके पास जो सेकंड रीजन था वहां पे एंगल 0 डिग्री, तो यू नो दैट cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। और जो थर्ड रीजन के लिए 90 डिग्री था और ये फैक्टर आपका 0 हो गया, राइट। और इसलिए आपकी इक्वेशन दिस रिड्यूस टू दिस वन। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक ई जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, गॉसियन सरफेस में हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर अप्लाई करते हैं और वही हमने किया, इंटीग्रेशन से बाहर अप्लाई कर दिया, नो राइट। एंड देन जो मेरे पास जो एरिया वेक्टर है दिस रीजन 1 का, दिस पार्ट, दिस रीजन, आपके पास एरिया ऑफ दिस, हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, एरिया ऑफ दिस पार्ट 1 दैट इज ए। और ये अगर ये है तो यहाँ भी क्या होगा, एरिया इसका ए मान लिया, एरिया ऑफ दिस पार्ट कैपिटल ए, एरिया ऑफ दिस पार्ट कैपिटल ए, राइट। तो इसके बाद आपके पास जो इक्वेशन आ गई नटसेल में, दैट्स 2EA, ओके। अब इसके बाद हम इक्वेशन इसको कहाँ पे, इस वैल्यूज को कहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू EA, इसको इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे, राइट। जो आपके पास ये सर्कल में है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2EA। और यही हम नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं, 1 इम्प्लाइज, और यही हमने इस स्टेप में किया। अब इसके बाद आपका स्टेप क्या रहता है कि आपको ये निकालना है इलेक्ट्रिक, फाइनली यहाँ पहुँचना है, तो आपको ये एक तरफ रखा, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले गए, राइट। और उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि जो क्यू मीन चार्ज को डेंसिटी के रिस्पेक्ट में आपको उसका रिलेशन स्टेब्लिश करना है, उसकी फॉर्म में लिखना है, दैट यू नो दैट डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन शीट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन शीट, और शीट हैव एरिया, जो प्रीवियस केस था क्या था, वायर का केस था, और चार्ज था क्या था, ओवर द लेंथ। परंतु यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कहाँ है, ओवर द शीट, दिस इज द प्लेन शीट, और इसका क्या है, मीन इस होल द एरिया, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल द एरिया। तो यहाँ से चार्ज दैट इज द सिग्मा ए, और ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई किया, और जो कैंसिल आउट होता है आपका एरिया से एरिया कैंसिल आउट हुआ, और रियल अगले स्टेप में आपके पास आ गया सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इक्वेशन है किसके लिए, इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जब चार्ज शीट के ऊपर इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन, क्या इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसके ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन आती है दैट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। जो आपके पास अगर मान लीजिए फाइनाइट शीट है तो उसके लिए जो इसके जो रिजल्ट चेंज होते हैं, तो क्योंकि फाइनाइट का केस अलग है, इनफाइनाइट का अलग है, तो अभी तो इनफाइनाइट की हम बात करने वाले हैं। जो इसके बाद का जो नेक्स्ट केस है आपके पास, अब क्या किया हमने, आपके पास टू सीट्स हैं, टू पैरेलल प्लेन सीट्स हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत से, क्योंकि जितने भी आज के एप्लीकेशन हम कंसिडरेशन में हमने लिए हैं, कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैंने कहा इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके जो मेडिकल, फॉर एग्जांपल नीट के, पीपीआई एग्जाम, आईसर और इंजीनियरिंग के एग्जाम जितने भी होते हैं पूछे जाते हैं और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कहाँ से उठाई जाती हैं। तो राउंड अबाउट 1 आवर्स का लेक्चर रहेगा। जो स्टूडेंट्स इस बार मेरा वीडियो अटेम्प्ट कर रहे हैं तो काइंडली उस लेक्चर्स को अटेंड करें, क्योंकि अगर वो राउंड अबाउट 1 आवर्स का मेरा लेक्चर रहेगा, अगर आपने लगभग 1 घंटा उस लेक्चर्स के लिए दे दिया तो समझ लीजिएगा डेफिनेटली अगर जो मैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स उठाऊंगा उन प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लूँगा, हार्डली 3 या 4 कंसेप्ट के ऊपर बात करूंगा, और जो 3-4 कंसेप्ट जो होंगे वो आपके पूरे के पूरे कंटेंट को, जो क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं वो आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली। किसी भी कम्पिटेटिव, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है, चाहे वो सिंपल होगी चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो राउंड अबाउट 1 आवर्स का लेक्चर रहेगा, तो आप उसको वैसे अटेंड कीजिए। क्योंकि जितने भी हम केसेस अभी गॉस लॉ के, जो मेरा पार्ट 3 है, आज पार्ट 1 हमने डिस्कस किया, पार्ट 2 डिस्कस किया, टुडे इज द पार्ट 3, तो इन सब के समराइज में जो हम प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और उनको डिस्कस करेंगे, तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसके बाद। तो बात करने की इस तरह से है कि जो प्लेन शीट है इसके बीच जो इलेक्ट्रिक, इस केस में जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट हमने कैलकुलेट कर ली, तो क्या कैलकुलेट की, दैट इज E इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है दैट इज प्लेन ड्यू टू प्लेन सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हमेशा याद रखिएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब आपके पास 2 प्लेट्स हैं, दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी। हमने कंसीडर किया प्लेट ए के ऊपर चार्ज है दैट इज क्यू ए, और प्लेट बी के ऊपर चार्ज हमने क्यू बी कंसीडर कर लिया। ओके, इट मीन्स ध्यान रखिएगा दोनों के ऊपर सेम चार्ज नहीं है, दोनों के ऊपर सिमिलर चार्जेस नहीं है। ए के ऊपर क्यू ए है तो एक के ऊपर क्यू बी है, तो इसका इट मीन्स इनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी रहेगी वो भी अलग अलग रहेगी। कभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव या वो किसी भी एग्जाम में पूछे या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मान लीजिए व्हाट हैपन व्हेन दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज हैं, दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं। तो इस तरह से कई केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। कि जनरलाइज केस मैंने अटेम्प्ट किया, तो आपको यहाँ पे इन प्लेट्स ने इस पूरे होल द स्पेस डिवाइडेड इन 3 रीजन, इसको 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। रीजन 1, बीच का रीजन 2 और इस तरफ का रीजन जो आपका रीजन नंबर 3। अब हमने इलेक्ट्रिक वेक्टर ड्रॉ करने हैं और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 सब के लिए अलग अलग से कैलकुलेट करनी है। और किस तरह क्या इक्वेशंस उनके पास जो हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशंस आती हैं। आप यहाँ पे रीजन 1 का जो केस है इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। ए और बी प्लेट जो मैंने जो इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ लगना है ड्यू टू प्लेट ए इन दिस डायरेक्शन, जो आपका ब्लू कलर है, ब्लू वेक्टर जो है वो क्या वेक्टर किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू प्लेट ए। क्योंकि हम रीजन 1 की बात करें, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है इस डायरेक्शन में है ड्यू टू प्लेट ए। अब क्या देखिए दूसरी प्लेट बी है, इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर भी कहाँ है, इसी डायरेक्शन में है, राइट। तो
तो ए और बी दोनों के वेक्टर्स इसी डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी रीजन 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट इज द सम ऑफ दिस टू वेक्टर ई ए प्लस वेक्टर ई बी। और यही मेरा फाइनल क्वेश्चन जो फाइनल टारगेट है, राइट। तो अब बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इस तरफ है, एक चीज नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ लगे हैं, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। जो दोनों वेक्टर कहाँ हैं, प्लेट ए से राइट टू लेफ्ट, और जो वेक्टर ई बी है वो भी प्लेट बी से राइट टू लेफ्ट है। तो ये वेक्टर हम माइनस में लेते हैं, ये वेक्टर कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं। अगर मान लीजिए हम रीजन थर्ड की बात करें तो रीजन थर्ड में जो ड्यू टू प्लेट ए वो कहाँ से होगा, प्लेट रीजन थर्ड लाइन कहाँ है, वो इसके लेफ्ट में है, बी के भी लेफ्ट में है। तो राइट टू लेफ्ट टू राइट, उसके राइट में रीजन थर्ड कहाँ पे है, इसके राइट में है। तो यहाँ पे जो वेक्टर रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। रीजन थर्ड की जब बात करते हैं तो रीजन थर्ड जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर ड्यू टू प्लेट ए, ये कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, मीन्स लेफ्ट टू राइट, और बी का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, मीन्स राइट टू लेफ्ट। तो आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से रीजन बी सेकंड के लिए जो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगा, दैट इज सम ऑफ ई ए प्लस वेक्टर ई बी, और रीजन थर्ड के लिए भी ई ए प्लस ई बी। 1/1 को अटेम्प्ट करते हैं। तो सिंस वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन स्टेट ऑफ चार्ज हमने कैलकुलेट किया है, इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। और इस इक्वेशन क्योंकि हमने जो 2 प्लेट शीट्स है वो क्या करते हैं, आपके इस रीजन को 3 पार्ट्स में जो आपके पास स्पेस है उसको 3 रीजन में डिवाइड किया, रीजन 1, 2 एंड 3, एंड देन 1 बाय 1 करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। पहले रीजन 1, अब रीजन 1 दैट इज इलेक्ट्रिक, मैंने कहा इलेक्ट्रिक वेक्टर ई ए और ई बी दोनों कहाँ हैं, ई ए ये जो रीजन है प्लेट ए और प्लेट बी के कहाँ है, इन दोनों प्लेट्स के राइट टू लेफ्ट साइड में है। तो इट मीन्स इट टेकन एज ए नेगेटिव, तो वही दोनों केसेस में नेगेटिव लिया। और माइनस क्योंकि यू नो दैट, क्योंकि आप यहाँ पे ई और ई बी यूजिंग दिस इक्वेशन यूजिंग 1 से हमने ई ए और ई को पैरेलल में नोट कर लिया, दिस इज माय पैरेलल वर्क। जब भी आप एग्जाम में करें तो इस पैरेलल, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट या इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, क्लियर। तो आप ई ए और ई बी यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, माइनस को बाहर रखा, और जो कॉमन है इसमें 1 आपके पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ कॉमन फैक्टर, और आपके पास अंदर ये रही, दिस इज इक्वेशन नंबर, जो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज द इक्वेशन फॉर रीजन 1, क्लियर। तो इसलिए डिफरेंट रीजन्स के लिए आपको इक्वेशंस भी रिमेम्बर रखना पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगी, एक आपको इनको रूटीन में प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि जब लेफ्ट में है, बीच में है, राइट में है, तो वहाँ डिफरेंट रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन क्या क्या आती है, तो इनको आपको कोई प्रैक्टिस में या लाना पड़ेगा जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। एंड देन रीजन नंबर 2, और जो रीजन नंबर 2 क्या है, दैट्स बिटवीन द प्लेट्स, राइट। तो बिटवीन द प्लेट्स आपके पास जो ई ए है बिटवीन द प्लेट, ये जो रीजन 2 है प्लेट ए के राइट साइड में है और प्लेट बी के लेफ्ट साइड में है। जो राइट साइड वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव, तो ई ए पॉजिटिव रहेगा, ई बी नेगेटिव रहेगा इस केस में। तो आपके पास ई ए पॉजिटिव, ई बी नेगेटिव, और फिर उसको इक्वेशन को ये ई ए और ई बी को हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, और आपके पास इक्वेशन नंबर 3, दिस स्टैंड फॉर रीजन 2, राइट। एंड देन फॉर रीजन थर्ड दोनों आपको जो रीजन है दोनों किस तरफ हैं, आपके प्लेट ए और प्लेट बी के राइट साइड में, राइट साइड में इट मीन्स लेफ्ट टू राइट, तो दोनों वेक्टर जो है पॉजिटिव होंगे। जब पॉजिटिव होंगे तो आपके पास रीजन 3 के लिए इक्वेशन दिस वन, क्लियर। तो बी रिमेंबर इक्वेशन नंबर 2,
3 एंड 4 मीन रीजन 1, 2 और 3 इन सबको आप रिमेंबर रखिए, क्योंकि इनके बेसिस पे आपको बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करनी है। ओके, नेक्स्ट है आपका जो एप्लीकेशन है आपकी गॉस लॉ की इसमें हम आज अंडरस्टैंड करेंगे हाउ वी कैन इवैल्यूएट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्फेरिकल सेल। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि बात हो रही है सेल की। बात कहाँ हो रही है? सेल पे हो रही है। और यू नो दैट जो सेल होता है कैसा होता है? बीच में से खोखला, राइट? बीच में से क्या होता है? खोखला होता है। तो चार्ज कहाँ पे है? उसके सरफेस पे है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। तो हमने क्या लिया? एक स्फेरिकल सेल लिया जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उसके ऊपर चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स अ क्यूब। ओके, फिर हमने क्या किया? मान लीजिए मैंने क्या किया कि इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम इसके बाद जो नेक्स्ट केस सॉलिड स्फीयर का होगा तो सिमिलर केस रहेगा। तो सबसे पहले हम आउटसाइड द सेल, फिर एट द सरफेस ऑफ द सेल, फिर इनसाइड द सेल। ये 3 केस हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो केस लेंगे हम आउटसाइड, ए पॉइंट P एट डिस्टेंस R, जिसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है? R है। इस पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो इस पॉइंट से पास करे, राइट? इसका गॉसियन सरफेस जो इस पॉइंट से पास करेगा। ओके, एंड देन इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है? इस गॉसियन सरफेस पे हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया, दैट इज ds। और इसका एरिया वेक्टर आपको मालूम है कि सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पे जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो नॉर्मल है इसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहती है? नॉर्मल रहती है। और इलेक्ट्रिक वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करना है। इन दोनों के बीच का अगर एंगल डिफाइन कर लिया तो इट मीन्स आपने गॉस लॉ को काफी हद तक आपने सॉल्व आउट कर लिया, राइट? और उसके बाद हम क्या करेंगे? गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे फॉर द क्लोज, इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए। और उसके बाद E निकालेंगे, E क्लियर। और उसके बाद जो Q की जो वैल्यू आएगी उसको चार्ज के रिस्पेक्ट में हम अप्लाई कर देंगे। ये मेरा टारगेट रहेगा। तो हमने 1/3 मैंने कहा 3 केस डिस्कस करेंगे, आउटसाइड द सेल, एट द सरफेस ऑफ द सेल और इनसाइड द सेल। जो पहला केस है वो आउटसाइड द सेल है। गॉस लॉ, दिस वन, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से हमने क्या करना है? इसको मैंने जो भी मैंने कहा, जितने भी सारे सिमिलर पैटर्न में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसको सबसे पहले इलेबोरेट करना है। तो इसको आपने इलेबोरेट कर दिया और मैंने कहा जो एंगल कर लिया, तो एंगल 0 डिग्री है। तो आपके पास इंटीग्रल ऑफ E ds, और उसके बाद E इज कांस्टेंट। यू नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होते हैं कांस्टेंट होते हैं, उसको हम बाहर रख लेते हैं इंटीग्रेशन से, और वही हम करते आए हैं इंटीग्रल ऑफ ds। ओके, क्योंकि दिस इज अ स्फीयर और स्फीयर का सरफेस एरिया दैट इज अ 4 pi r², दैट इज अ 4 pi r²। तो नेक्स्ट स्टेप में टोटल सरफेस एरिया दैट इज 4 pi r², इसको अप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आती है। और उसके बाद इस इक्वेशन को कहाँ अप्लाई कर देंगे? हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ E ds की जो वैल्यू होगी दैट इज E 4 pi r², और यहाँ से E आ जाएगा मेरे पास। और उसके बाद फाइनली Q को किसके रिस्पेक्ट में प्रेजेंट करना? हमने इन रिस्पेक्ट ऑफ डेंसिटी। ओके, तो वही करने वाले हैं, वही किया हमने। एंड देन E हमने एक तरफ रखा, बाकी दूसरी तरफ ले गए। और उसके बाद मैंने कहा कि Q का को डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कहाँ की बात हो रही है? डेंसिटी सरफेस एरिया पे है, डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरिया ऑफ द सेल, और सेल बीच में से क्या होता है? खोखला होता है, क्लियर? तो डेंसिटी दैट इज सिग्मा सिंबॉलिक है, चार्ज ओवर एरिया दैट इज 4 pi r²। सरफेस एरिया, स्फेरिकल का सरफेस एरिया 4 pi r², नोट कर लीजिएगा। प्लेन शीट में एरिया कैपिटल ए लिया था हमने, और लेंथ के केस में लेंथ L। तो ध्यान रखिएगा डेंसिटी चार्ज परमानेंट एरिया, परंतु यहाँ जो एरिया की बात हो रही है दैट इज अ स्फेरिकल सरफेस एरिया, और होता 4 pi r²।
और यहाँ से क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे अप्लाई कर दी। जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट, और उसके बाद इसको रिअरेंज भी कर दीजिए, और आपके पास जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, दिस इज द मेन इक्वेशन। क्लियर? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, आउटसाइड, ये इक्वेशन से भी नोट कर लीजिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे है, जहां पे मान लीजिए पॉइंट पी, ये जहां भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ कैलकुलेट करें, आउटसाइड द सेल। तो इस केस में जो वेरिएशन कैसे हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करे, ये जो वेरिएशन है आर, दैट इज 1/r²। तो मैं इसलिए ध्यान आपको फोकस में नॉलेज में आपके लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए जब आप अटेम्प्ट करेंगे उस वक्त काम आएगा। एंड देन सेकंड केस जो आपका है, अब कहाँ पे, एट द सरफेस ऑफ द सेल। अब इट मीन्स अब आपकी कहाँ पे बात हो रही है, पॉइंट पी अब कहाँ लाइज कर रहा है। पहले पॉइंट पी आपका एट डिस्टेंस आर था, राइट, एट डिस्टेंस आर। अब पॉइंट पी कहाँ लाइज करेगा, अब पॉइंट पी इज हियर एट द सरफेस ऑफ द सेल। अब आर रिड्यूस टू कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू आर रिड्यूस टू कैपिटल आर। हम डायरेक्टली अब क्या करेंगे, क्योंकि ये केस कंटिन्यूशन में है, तो इक्वेशन 2 में जो इक्वेशन नंबर 2 है, जहाँ स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर देंगे। जब पुट कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन। जब हम इंटेंसिटी कहाँ निकाल रहे हैं, एट द सरफेस। अब मान लीजिए जो थर्ड केस है मेरा पास, जो हमने इस सेल के अंदर कैलकुलेट करनी है। कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, इनसाइड द सेल। ओके, जब हम इनसाइड द सेल कैलकुलेट करें तो मान लीजिए समवेयर हियर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सेल को मैंने कहा सेल इज हॉलो। जब हॉलो है तो इस पॉइंट से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस। जब हम सेल की बात इनसाइड की बात करें, अब जो गॉसियन सरफेस है, दिस सरफेस डज नॉट इंक्लूड या डज नॉट इंक्लोज एनी चार्ज। चार्ज तो बाहर रह गया, चार्ज तो बाहर रह गया, परंतु इनसाइड तो क्योंकि हॉलो है और वहां पे गॉसियन सरफेस कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं कर रहा है, तो हियर चार्ज इज जीरो, तो क्यू की वैल्यू जीरो रहेगी। तो इट मीन्स डायरेक्टली आपका इक्वेशन जो आपका गॉस लॉ है, यहाँ से इस लॉ में जो क्यू की वैल्यू हो क्या होगी, जीरो होगी, राइट। जब क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, राइट। इट मीन्स सेल क्या केस है, उस केस में इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन जीरो। ओके, इसके बाद जो हम वेरिएशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर, डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम लेके आएंगे। फिलहाल इस प्लॉट को देख लीजिए आप। सेल की बात हो रही है, ये दिस द सेंटर ऑफ द सेल। यहां से यहां तक देयर इज नो, क्योंकि हियर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो यहां से यहां तक नो वेरिएशन, नो प्लॉट। तो एट द सरफेस पे एट डिस्टेंस दिस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यू विल गेट द मैक्सिमम। यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, दैट शुड बी मैक्सिमम एट द सरफेस। परंतु सरफेस के साथ कैसे वेरी करेगी, यूजिंग दिस रिलेशन इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर। तो इस तरह से दिस इज द प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ई विद आर। जो आज का जो टॉपिक है लेक्चर है, आज के लेक्चर्स का जो लास्ट एप्लीकेशन है आपका, वो एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का है। आपके पास नॉन कंडक्टिंग, ध्यान रखिएगा, नॉट कंडक्टिंग, इट इज ए नॉन कंडक्टिंग मीन्स इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। अब हॉलो नहीं है। नाउ इन दिस आर्टिकल आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉलिड स्फीयर। जब सॉलिड स्फीयर की बात आई, इससे पहले का जो केस हमने किया वो हॉलो स्फीयर का था, अब जो केस है वो सॉलिड स्फीयर का है। और ध्यान रखिएगा नॉन कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, जब हमने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का नेचर, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेचर जब हमने स्टडी किया, जब मैंने कहा कंडक्टर के ऊपर मान लीजिए चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओवर द सरफेस। कंडक्टर के केस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टर है, क्लियर, और मैंने इसको कुछ इनपुट चार्ज दे दिया, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास मान लीजिए ये सॉलिड कंडक्टर है और इसको मैंने कुछ इनपुट चार्ज दे दिया। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा, एक चार्ज कहाँ रहेगा, इसके इंटायरली अंदर, अंदर नहीं होगा, इसके अंदर चार्ज नहीं होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रहेगा, ओवर दैट सरफेस, ध्यान दीजिएगा कंडक्टर के केस में। बट इन केस ऑफ इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग के केस में, इंसुलेटर के केस में इंटायरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वी नोट दैट इंटायरली, वो वहाँ पे सरफेस पे नहीं बल्कि पूरे इंटायर वॉल्यूम पे, इंटायर वॉल्यूम पे ये डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक। अब इसके बाद हमने वही केस किया, यहाँ भी हम आउटसाइड एट द सरफेस एंड देन इनसाइड। ध्यान इंपॉर्टेंट थिंग है, जब हम इनसाइड का केस लेते हैं, जो आउटसाइड और जो सरफेस का केस है वो वैसा सिमिलर केस है जैसे हमने हॉलो स्फीयर का केस डिस्कस किया, सिमिलर रिजल्ट्स रहेंगे। बट जो पार्ट थर्ड है इसका, इनसाइड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and most of the students get confused while attempting part third, means रीजन, मैं इनसाइड रीजन की जब बात करूंगा तो उस वक्त स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज जाते हैं, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो वही केस जो एक सिमिलर केस हमने अभी डिस्कस किया, नो चेंज, जो इसमें कोई चेंज नहीं है जो हमने सेल का किया, क्योंकि दिस इज गॉसियन सरफेस। यहाँ इस पॉइंट पे पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, तो जो सरफेस एरिया है दैट इज 4πr² रहेगा, राइट। जब यहाँ पे जो चेंज आएगा वो कहाँ आएगा, मैं उस पर बात सिर्फ उसी पे ही फोकस करने वाला हूँ अभी। जो पिछला आर्टिकल था वहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक सिमिलर सेम आर्टिकल जो हॉलो स्फीयर का था और ये सॉलिड का है, यहाँ तक सेम इक्वेशन, सिमिलर पैटर्न रहेगा। बट अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मैंने कहा इसके बाद यू हैव टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अब बात हुई है चार्ज सरफेस एरिया पे नहीं है, चार्ज इज इंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंडक्टर का केस नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, ये नॉन कंडक्टिंग केस है, मीन इंसुलेटर का केस है, और चार्ज जो इंसुलेटर के केस में इंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मीन इंटायर वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम का केस आता है तो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबॉलिक होता है दैट इज अ रो, दैट इज लेटर रो। डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि अब केस क्या रहेगा, चार्ज ओवर वॉल्यूम। सेल का केस था चार्ज ओवर एरिया, सॉलिड का केस है चार्ज ओवर वॉल्यूम, क्योंकि इंटायर वॉल्यूम पे है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3πr³। ओके, और यहाँ से Q की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस आर्टिकल और इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूस है, तो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ जाती है, कहाँ के लिए, एट द सरफेस, सॉरी एट आउटसाइड द सरफेस। तो सिमिलर वेरिएशन है जैसे आपका सेल का केस था। अब कहाँ पे बात हो रही है, एट द सरफेस, सरफेस पे मीन्स r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 रिड्यूस टू दिस वन, वेरी सिंपल। जो मैंने कहा जो हमारा थर्ड पार्ट है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इस पार्ट को ध्यान से सुनिए, अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अब आपके पास जो सॉलिड स्फीयर है, अब मैंने अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है, आपके पास सॉलिड स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर, Q। ओके, दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सॉलिड स्फीयर। अब मैंने इनसाइड पे पॉइंट P कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट P पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और मैंने यहाँ पे इस पॉइंट से पॉइंट P के थ्रू क्या किया, एक गॉसियन सरफेस रीड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस स्मॉल r। ये मालूम है आपका रेडियस स्फीयर का क्या है, दैट्स कैपिटल R, और जो स्मॉल r है दैट इज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर, राइट, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है। बट अब यहाँ पे क्या है,
जो अब इस यहाँ पे चार्ज कितना इनक्लोज किया, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज क्यों इनक्लोज नहीं किया है, इसने उस चार्ज का कुछ पार्ट इनक्लोज किया है, यहाँ पे कुछ पार्ट ही इनक्लोज किया है, इसलिए यहाँ गॉसियन सरफेस में। और जो चार्ज है दैट इज अ क्यू नॉट, क्यों सॉरी यहाँ पे मैं क्यू डैश, इस केस में मैंने क्या लिया, जो चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस नॉट क्यू बट क्यू डैश, और जो क्यू डैश जो चार्ज इनक्लोज है वो क्यू से कम है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका जो अमाउंट है वो कम है। तो सबसे पहले हमें क्यू और क्यू डैश के बीच रिलेशन स्टेब्लिश करना है। वी नोट दैट सबसे पहले हमने क्यू और क्यू नॉट नहीं है, क्यू डैश, क्यू एंड क्यू डैश के बीच रिलेशन स्टेब्लिश करना है, और वही हम करने जा रहे हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जितने भी केसेस हमने लिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस थे। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि मीन जो डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी है वो थ्रू आउट द रीजन क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वी नो दैट जो डेंसिटी है वो ऑलवेज क्या है, एट एवरी पॉइंट, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। क्लियर, जो डेंसिटी होती है दैट इज अ डेंसिटी ओवर द लार्ज, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि दो स्फीयर हैं आपके पास, एक लार्जर वन है एक स्मॉलर वन है, राइट। एक का रेडियस कैपिटल आर है और एक का स्मॉल आर है, और जिसका कैपिटल आर है उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज क्यू, और जो स्मॉल आर है स्फीयर उसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू डैश। ओके, तो डेंसिटी दोनों की बराबर है, तो ये क्या बने, ये इक्वेशन बन गई, डेंसिटी बराबर है लार्ज स्फीयर इज इक्वल टू स्मॉल स्फीयर, राइट। जो डेंसिटी रहेगी उसकी क्या रहेगी, उसका जो डेंसिटी रहेगी लार्ज स्फीयर पे उतनी रहेगी, स्मॉल स्फीयर पे भी उतनी रहेगी, क्योंकि डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। अब लार्ज स्फीयर के केस में डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो चार्ज लार्ज स्फीयर पे ऊपर चार्ज क्या है, क्यू ओवर 4/3 पाई आर क्यू, और जो स्मॉल स्फीयर की जो बात हो रही है वहां पे चार्ज क्या है, क्यू डैश है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल लेटर आर, राइट, क्योंकि अब स्मॉल स्फीयर का जिसका रेडियस स्मॉल आर है। अब यहां से जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर लीजिए, और यहां से आपका क्यू डैश मीन क्यू प्राइम आपका आ गया, राइट, और क्यू प्राइम, और उसके बाद पैरेलल वर्क में वी नो दैट डेंसिटी जो रो होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहां भी नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट टू नोट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कहाँ है, आर। जो टोटल डेंसिटी चार्ज ओवर वॉल्यूम क्यू की बात हो रही है, तो क्यू कहाँ है, क्यू के लिए कौन सा सर्कल, कौन सा स्फीयर है, दैट इज ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, राइट। तो यहां से क्यू आपने निकाल दिया और यहां पे पुट कर दिया, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लीजिए। अब मेरे पास क्यू डैश 4/3 पाई आर क्यूब रो आ गया, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास एक्स्ट्रा जो क्या हुआ, वर्कआउट हुआ, जितने भी मैंने केसेस अभी तक डिस्कस किए उन सब केसेस में सबसे पहले मैंने इस पार्ट को डिस्कस किया, राइट। तो इस पार्ट को रख दिया, अब क्यू प्राइम की जो वैल्यू आई उसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दिया। अब सिंपल गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो सिंपल गॉस लॉ, दिस इज इक्वेशन गॉस लॉ किसके लिए हो रही है, बात कहाँ हो रही है, पॉइंट पी पे हो रही है, और पॉइंट पी कितना चार्ज इंक्लूड कर रहा है, दैट्स क्यू प्राइम। तो इस केस के लिए ये इक्वेशन क्यू प्राइम, वी नोट दैट, नॉट क्यू, क्यू प्राइम, क्योंकि अब चार्ज जो है दैट्स क्यू नॉट है। अब यहाँ पे जब इसको ओपन किया तो ईडीएस कॉस थीटा, क्योंकि पहले हमने वही आठ सिमिलर स्टेप्स फॉलो करने, पहले इसको एक्सप्लोर करना है और उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर से इसी में पुट करना है, तो वही किया हमने। और यू नो दैट ds मीन सरफेस एरिया, ds इज नॉट वॉल्यूम। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ भी मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ भी मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इट इज अ सरफेस इंटीग्रल, ध्यान देने वाली बात है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस, राइट। तो सरफेस एरिया दैट इज अ 4 पाई आर स्क्वायर, सर्कल नहीं सॉरी स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, जिसका रेडियस स्मॉल आर है,
तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया तो आपके पास जो क्यू प्राइम है, यहाँ पे जो क्यू प्राइम है, यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू प्राइम की वैल्यूज कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने पहले जिसके ऊपर पहले वर्कआउट किया, सबसे पहले मैंने इसी पे वर्कआउट किया और मैंने क्यू प्राइम की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दी। जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर लिया और उसके बाद जो रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब यहाँ पे जो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर, देखिए क्या नोट कर लीजिए, इनसाइड द नॉन कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के साथ कैसा वेरिएशन है, ई और आर के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कहाँ का केस है, कंडक्टर के केस में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जितने भी आज केसेस आपने एप्लीकेशन से डिस्कस की उन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस, जितने भी केसेस सबको ध्यान, बिटवीन द प्लेट, लेफ्ट साइड, पैरेलल राइट साइड, ओवर द लेंथ ऑफ द वायर, एक प्रैक्टिस अप्लाई करना पड़ेगी कि कैसे कौन सी प्रैक्टिस आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो ये आपके पास जो है अब आपका वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर, तो यहाँ पे एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू आर। ई क्या है, ई जो है दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कहाँ, इनसाइड, दिस इज द केस ऑफ इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर के केस में तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से तो इट मीन्स व्हेन जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, राइट। तो वही है, मान लीजिए यहाँ से जब आप यहाँ से वेरी किए तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई तो इट मीन 0 कहाँ पे है, एट द सेंटर पे 0 है और उसके बाद यहाँ से इसका वेरिएशन इस तरह से और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। आफ्टर दैट जब हम आउटसाइड की बात करते हैं, आउटसाइड द सेल आउटसाइड द स्फीयर, तो आउटसाइड द स्फीयर का जो केस है आपका, तो दैट इज इस तरह से ई और आर स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। तो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन कहाँ की बात हो रही है, आउटसाइड, तो आउटसाइड में इस तरह से, तो उसके लिए प्लॉट आपका इस तरह से आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका आज का गॉस लॉ लेक्चर सीरीज का जो आज पार्ट 3 था, इसके बाद हम पार्ट जो आपका आएगा एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स का आएगा, जो टोटली जो लेक्चर फोकस होगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे रहेगा। बहुत सारे, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे गॉस लॉ के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स को लेके नहीं आऊँगा, सिर्फ 3 या 4 कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगा और 3 या 4 कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो इसलिए जो मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली जो नीट, जेई एडवांस या मेंस की जो खास प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लियर। तो विद दैट स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर टाइम। दो स्टूडेंट्स who are watching, who are attending this video, please subscribe, like and share. I hope you understand the today topic, बहुत important topic था आपका, और कई बार बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं और मैंने कहा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके गॉस लॉ पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही फोकस रहेगा, तो उसको जो अवश्य आप अटेंड कीजिए। तो विद दैट स्टूडेंट्स, hope you have attended the lectures and now I am going to stop now. Thanks for your watching.